हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो उसमें स्टमक तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन स्टमक का कुछ थोड़ा सा भाग, कुछ पॉइंट्स थे वो हमें डिस्कस करनी है। तो आप देखिए, स्टमक में हमने देखा कि स्टमक में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उससे डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ या फंक्शंस वो गैस्ट्रिक जूस करते हैं। अब यहाँ पर आइए कि हमारे स्टमक में राउंड अबाउट 1 to 1.5 kg फूड जो है वो स्टोर्ड होता है, जा सकता है, ठीक है। और इनमें से कितनी देर कौन सा फूड हमारे स्टमक में रहता है वो हमें देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं ये हमारे स्टमक में 1 to 2 hours तक स्टोर रह सकता है, ठीक है। प्रोटीन 4 to 5 hours एंड फैट्स 7 to 8 hours। ये देखिए, ये उसका टाइमिंग है जो हमारे स्टमक में खाना इसोफेगस से घुसा है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस के से निकला, HCl निकला, पेप्सिन निकला, म्यूकस निकला। उन्होंने वो सारे अपने अपने काम किए और इन पे एक्ट करते हैं। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2 hours हमारे स्टमक में रह सकता है, प्रोटीन 4 to 5 hours रह सकता है, और फैट्स जो है ऑयल वगैरह जो हम खाते हैं वो 7 to 8 hours हमारे स्टमक में रह सकता है वो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना चला जाता है हमारे स्टमक से खाना चला जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक मिलता है उसी पॉइंट पे एक तरफ से लीवर आता है, लीवर आ रहा है और दूसरी तरफ से पैनक्रियाज आ रही है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे, ये देखिए स्टमक यहाँ से आकर के इसमें मिला और यहाँ से शुरू हो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उनका क्या काम है। तो लीवर जो है वो एसोसिएटेड ग्लैंड है और हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड माना गया है लीवर, ठीक है। लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये सेक्रीट करता है बाइल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पित्त। और ये बाइल सेक्रीट करने के बाद ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में और वहाँ जा कर के वो इकट्ठा होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसका काम क्या है, इस बाइल का काम क्या है, क्यों ये सेक्रीट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका ये हमारा लीवर का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 लॉब्स में बटा हुआ है। लेफ्ट लॉब्स छोटा होता है, राइट लॉब्स लंबा और बड़ा होता है। यहाँ से देखिए एक नली निकल रही है, देख रहे हैं आप, ये 2 नली निकल रही है, लेफ्ट डक्ट कहलाता है और ये राइट डक्ट कहलाता है। और दोनों नली, दोनों डक्ट जो है जाके कहाँ मिल रहे हैं, एक कॉमन एक जगह मिल जाते हैं, उसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जिसके द्वारा कि ये देखिए यहाँ पर राइट लॉब्स में ही होता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इसने जो भी बाइल निकाला वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और वो इस ऐसे होगा और इस डक्ट के द्वारा वो चला आएगा, कॉमन डक्ट से होते हुए चला जाएगा कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज इट क्लियर। आप देखिए यहाँ पर पैनक्रियास भी है, तो ये पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, उसके बारे में हम आएंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो बाइल जो निकल रहा है, तो कितना निकलता है बाइल पर डे, राउंड अबाउट 500 to 1000, ठीक है। ये पर डे निकलेगा ml। अब यहाँ पर देखिए कि लीवर
काम क्या है? सबसे पहला काम तो करता है कि ये बाइल जो होता है ना एसिडिक होता है। अब खाना जो हमारे स्टमक में था तो HCl ने उसको क्या किया? एसिडिक बना दिया था, ठीक है, ताकि एसिडिक हो गया था ताकि वो जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हो उसको किल कर सके, प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन के लिए पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके। तो अब देखिए वो एसिडिक खाना जो स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, तो ये बाइल का काम है कि पहला एक काम तो ये है कि उसको बेसिक अल्कलाइन बनाता है। क्या बना रहा है? खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल भी गया तो खाने को अल्कलाइन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो निकल रहा है, तो पैनक्रियाटिक जूस भी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पैनक्रियाटिक जूस में जो फैट्स जो होते हैं, जो हमने खाना खाया है, तो फैट्स पे काम करने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम्स निकलता है। तो ये सबसे पहला काम बाइल क्या करेगा कि खाने को अल्कलाइन बनाएगा, ताकि यहाँ पर जो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पे ही एक्ट करेगा, मतलब वो अल्कलाइन पे ही वो काम करेगा, ठीक है। और इससे होता क्या है कि पैनक्रियाटिक जूस, इससे एक और चीज़ होती है, बाइल का एक और काम है कि जो फैट्स है उसको वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़े के गोले बना देता है, जिसके कारण कि लाइपेज आसानी से उस पर एक्ट करके उसको फैटी एसिड में बदल सके, ठीक है। तो बाइल का क्या क्या काम हो गया? सबसे पहला काम कि ये 500 to 1000 ml पर डे निकालता है। दूसरा काम क्या हो गया कि अल्कलाइन खाने को बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उस पर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट कर सके, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो एक्ट कर सके। तीसरा काम है कि वो जो फैट्स है उसको इमल्सिफाई करता है, दैट मीन्स कि उसके छोटे छोटे टुकड़े में उसको बदल देता है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पर आसानी से काम कर सके या उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये किसका काम हो गया? ये काम हो गया हमारे लीवर का, ठीक है, जो कि बाइल निकाल रहा है। अब आ जाइए कि नेक्स्ट हम करते हैं ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड का मतलब या पैनक्रिया कह सकते हैं कि पैनक्रिया, ठीक है, या उसको हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। पहला कौन हो गया? सबसे लार्जेस्ट हो गया लीवर, उसके बाद पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। अब ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है या पैनक्रिया जो है ये दो तरह का काम करता है। पैनक्रिया जो है ये दो तरह से काम करेगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसमें डक हो, नली हो, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो है वो नली होती है, जो भी ग्लैंड्स में जो भी ग्लैंड एक्सोक्राइन होगा वो नली होगी उसमें। और एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जिसमें नली नहीं है, डक्टलेस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डक्टलेस कहते हैं। अब देखिए डक्टलेस ग्लैंड जो है वो क्या करता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, डक्टलेस ग्लैंड, इसका दूसरा नाम एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और इसका काम है इंसुलिन निकालना। आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज होती है, ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन अगर सही ढंग से काम करता है, दैट मीन्स पैनक्रिया से ये एंडोक्राइन ग्लैंड से अगर इंसुलिन सही ढंग से निकलेगा तो उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। और जिसमें ये गड़बड़ हो जाती है, इंसुलिन सही नहीं निकलता है, उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और वो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें क्या हो रहा है। ये डक्ट वाला ग्लैंड है, देखिए यहाँ पर ये
पैनक्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर देखिए डक्ट नजर आ रहा है, एक नली नजर आ रही है जो कि कहाँ खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलेगा और इसको पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो ग्लैंड हो गया पैनक्रिया का, ये वाला जो पोर्शन हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये 3 तरह का एंजाइम्स निकालता है और ये कह सकते हो कि वो तीनों एक साथ कहलाते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहेंगे उसको? पैनक्रियाटिक जूस। दैट मीन्स पैनक्रिया के एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो जूस निकल रहा है उसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह का एंजाइम्स होता है। वो 3 तरह का कौन कौन सा एंजाइम्स है? पहला है एमिलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। ठीक है, देखिए यहाँ ये एमिलेज है, दूसरा ट्रिप्सिन है और तीसरा है लाइपेज। ठीक है, अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को सॉल्युबल फॉर्म में बदलेगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ट्रिप्सिन प्रोटीन को सॉल्युबल फॉर्म में बदलेगा जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, और लाइपेज जो है वो फैट्स को एमल्सिफाइड फैट जो है, एमल्सिफाइड फैट्स का मतलब हो गया छोटे छोटे गोले में जो बाइल ने बदल दिया था फैट्स को, उसको एमल्सिफाइड फैट्स कहेंगे। तो लाइपेज क्या कर रहा है? उस फैट्स को पे एक्ट करके और उस फैट्स को फिर कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड्स में और दूसरा है ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इसके बाद ये खाना हमारा कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में। अब देखिए ये सारी चीज़ें स्टोमक से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद इसका लीवर का भी एंजाइम्स गया या जूस गया या इंटेस्टाइन का भी जूस गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आ जाइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब वो हम देखते हैं। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस भी गया, उसके बाद बाइल भी गया और स्टमक से खाना भी गया। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी ट्यूब है हमारे बॉडी के अंदर जो कि कॉइल्ड अवस्था में रहती है क्योंकि बहुत लंबा है, अराउंड अबाउट 6 मीटर। कितना लंबा है ये? 6 मीटर है लंबा। और यहीं पर यही पार्ट है जहाँ पर साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, यहीं पर यही साइट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि खाना जो भी गया स्टोमक से तो यहाँ पर निकलेगा स्टोमक के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस। क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। खाना आया, बाइल आया, फिर पैनक्रियाटिक जूस आया, सब मिलकर के खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट डाइजेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर ये हमें देखना है। तो अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस से जो एमिलेज निकला, एमिलेज निकला, तो अब जो खाना यहाँ आया है तो पैनक्रियाटिक से जो एमिलेज निकला ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में? ग्लूकोज में। ठीक है, एमिलेज एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस से आया था
वो एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स फूड है और ये सिंपल फूड हो गया जो कि हमारा बॉडी जिसको ले सकता हो। ठीक है, अब आइए दूसरा आया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या किया, ये एक्ट करेगा प्रोटीन पे और इसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अब देखिए ट्रिप्सिन ये दूसरा एंजाइम्स था, किससे निकला था, पैनक्रियाटिक जूस से। अब ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में। दैट मीन्स कि क्या हो गया, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, इनसॉल्युबल फूड है, और अमीनो एसिड सिंपल फूड, और कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल फूड हो गया। ठीक है, तीसरा एंजाइम जो आया था वो तीसरा एंजाइम जो था वो लाइपेज था। ये फर्स्ट सेकेंड एंजाइम्स, तीसरा एंजाइम्स लाइपेज था। लाइपेज जो था वो किस पे एक्ट करेगा, वो इमल्सिफाइड फैट्स पे काम करेगा। ये काम कर रहा है इमल्सिफाइड फैट्स पे, और ये बदल रहा है किस चीज पे, किस चीज में, ये बदल रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये क्या में बदल रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल रहा है। दैट मीन्स कि फैटी एसिड जो है, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इमल्सिफाइड फैट्स क्या है, तो मैंने बताया पहले कि बाइल उसको क्या करता है, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में फैट्स का गोला बना देता है और उसी को हम कहते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, उस पे काम करता है ये लाइपेज, बदल देगा फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड हो गया या इनसॉल्युबल फूड हो गया, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया एंड सिंपल फूड हो गया। अब देखिए जब ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, अब हमारा बॉडी या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना अब तैयार है कि हमारा बॉडी उसको ले सके। ठीक है, ऑब्जर्व कर सके। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखते हैं कि ये ऑब्जर्व कैसे होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जर्प्शन भी होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना इस तरह का एक अब ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब का एक टुकड़ा हो गया, मान लीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे इस तरह का उंगली जैसा रचना होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, इंटेस्टाइन हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गए, और ये हो गया विलाई। अब देखिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे उंगली जैसा प्रोजेक्शन होता है,
और उस उंगली जैसे प्रोजेक्शन के चारों तरफ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें कि ब्लड घूमता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ खाना जब डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फूड में, सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट हो गया, तब ये विलाई क्या करता है कि ये सब जो विलाई है यहाँ से खाने को खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, ऑब्जर्प्शन हो गया उसका, और वो ऑब्जर्व करके किसको दे देगा, इस ब्लड वेसल्स को दे देता है। और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उस खाने को ले जा करके पूरे बॉडी के सेल्स को दे देगा, जहाँ पर कि उस खाने का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गई ये चीज। यहाँ से विलाई ने खाने को ऑब्जर्व कर लिया और उसने किसको दिया, ब्लड वेसल्स को दिया। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो खाने को लेकर के पूरे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा खाना, डाइजेस्टेड फूड। और तब वो क्या करता है कि वहाँ पर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ यही खाना ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी इससे रिलीज होती, तब हम कहेंगे कि ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड क्या हो गया, डाइजेशन कहलाएगा। और थर्ड पार्ट क्या हो गया, हमने पढ़ा था ना, थर्ड स्टेप्स ऑब्जर्प्शन। अब देखिए यहाँ पर जब विलाई ने ले लिया तो हम और ब्लड को दे दिया, तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड भी हो गया। ठीक है, तो फंक्शन इस विलाई का क्या हो गया, क्या फंक्शन इस विलाई का, तो सबसे पहला फंक्शन है कि इट ऑब्जॉर्ब्स द फूड और हेल्प्स इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। दूसरा काम इसका ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, ऑब्जर्प्शन के लिए। समझ में आ गई। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ द फूड। क्लियर हो गई ये चीज। अब आ जाइए कि यहाँ से अब ऑब्जर्प्शन तो हो गया, अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसको इतना लंबा जब है तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं लंबा तो जरूर है लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है, वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उसके वेट कम होने के कारण, चौड़ाई कम होने के कारण ही इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जितना फूड सिंपलर फूड में चेंज हुआ वो तो इसने ऑब्जर्व कर लिया, विलाई ने ब्लड को दे दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी फूड होते हैं जो कि ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फूड कह सकते हो उसको। ठीक है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड आखिर कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका, तब ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो दे देता है हमारे इसका लास्ट स्टेप्स को, जिसके द्वारा वो इजेशन होता है, मतलब लास्ट स्टेप हमारा है इजेशन का। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में लास्ट स्टेप कौन सा है, इजेशन है, दैट मीन्स थ्रोइंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, या वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड अब हमारा चला जाएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये गया अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। ठीक है, अब एक चीज है कि ये 6 मीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन, तब हम उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 है, तब हम इसको कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो
ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम चौड़ाई के अनुसार इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जो वेड्थ है, चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि इसकी लंबाई छोटी है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आप देखिए इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे सारा कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। और लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए यहाँ देखते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है और इसको पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को ना 3 भाग में बांट दिया गया। इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है इसका सीकम, दूसरा पार्ट है कोलॉन और तीसरा पार्ट है रेक्टम। ठीक है, अब देखिए इसको 3 भाग में बांटा गया है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ठीक है, अब कोलॉन जो है ये 3 तरह का होगा, असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसवर्स और तीसरा है डिसेंडिंग। ठीक है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, खत्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दैट मीन्स कि अब देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पर जहाँ खत्म हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से शुरू हो रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये बाहर जो ये वाला पॉइंट है यही हमारा सीकम है और इसका ये जो बाहर का पूरा भाग है ये सब यहाँ से लेकर के सीकम से लेकर के पूरा रेक्टम तक, यहाँ तक ये है कॉलम। ठीक है, अब ये कॉलम जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है। असेंडिंग कॉलम कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं और इसको कहा जाता है डिसेंडिंग कॉलम, नीचे जो निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रांसवर्स कॉलम है, आप देखिए होता क्या है कि जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो ये पूरा घूमते हुए चला जाता है। अब इसके वॉल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ पानी होता है, कुछ मिनरल्स होता है, वो भी चला गया, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया हमारा विलाई। तब वो क्या करेगा कि यहाँ का जो इसके जो वॉल्स है वो पानी को, मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ड्राई बनाने की कोशिश करता है वो। ठीक है, अब आ जाए कि ये रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड, यहाँ से पानी और मिनरल्स वगैरह ऑब्जर्व होते चला आया और इस रेक्टम में आकर के ये क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। समझ में आ गई? रेक्टम में आके क्या होता है? इकट्ठा होता है और जब ये रेक्टम भरने लगता है तब आपको मोशन फील होती है और आप उसको जाकर डिस्चार्ज करते हो, निकालते हैं। तो ये जब भर जाता है तो उसको हम एनएस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कि यहाँ पर देखिए एक छोटा सा, जहाँ पर कि हमारा सीकम है वहीं से एक छोटी सी उंगली जैसी रचना निकलती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। समझ में आ गई? तो ये अपेंडिक्स जो होता है ना, इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा है वहाँ पर। और कभी कभी क्या होता है कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो उस समय कुछ कण, कुछ मॉलिक्यूल्स खाना का अगर हमारे अपेंडिक्स में चला जाता है तो वो वहाँ सड़ता है और अपेंडिक्स में काफ़ी दर्द होती है, तो ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है,
उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक, इज इट क्लियर? अब आ जाइए कि ये आप देखिए रेक्टम जो है ये हमारा क्या हो गया, रेक्टम हो गया, और ये पोर, एनस पोर हो गया, ठीक है, जहाँ से कि लैट्रिन बाहर निकलता है। अब इसके चारों तरफ, एनस के चारों तरफ एक मस्कुलर वॉल होता है, और जो कि एंडो एंड एक्सो होगा, मतलब दो तरह का वॉल होता है वहाँ पर, एक इंटरनल साइड में और एक एक्सटर्नल साइड में, और ये चारों ये घेरता है किसको, एनस को, ठीक है। तो एनस को क्यों घेरता है ये अब देखिए, यहाँ पर ये एनस को चारों तरफ से रेक्टम से शुरू होता है, रेक्टम के लास्ट पार्ट से, और एनस का चारों तरफ ये इसको घेर ले रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इस पार्ट को हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं इसको, एनल स्फिंक्टर कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, और ये रेगुलेट करता है कि एनस के चूंकि चारों तरफ है ना, तो ये एनस से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट ऑफ हेल्प्स इन द एग्जिस्ट ऑफ द वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो वो बाहर निकालने में रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको हेल्प कौन कर रहा है, वो एनल स्फिंक्टर करता है। इज इट क्लियर? अब देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर इजेशन, इसको हम लास्ट पार्ट में क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट होता है हमारा ह्यूमन में डाइजेशन। तो इसके 5 स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज आपको देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंटेस्टाइनल जूस निकला स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आया स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, बाइल आया स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, खाना स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर ये सब मिलकर के क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। दैट मीन जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है, और यहीं से हमारे फूड का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। और जब वो सेल में गया, इसने क्या किया, विलाई ने क्या किया कि खाने को ब्लड वेसल्स को दिया, ब्लड वेसल से ब्लड में चला गया, ब्लड ले जाके पूरे सेल्स को दे दिया, और सेल्स में वो डाइजेस्टेड फूड जो गया सेल्स में वो ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी निकालेगा, और उस रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल होता है हमारे एक्टिविटीज़ के लिए, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया उस खाने का, तब हम कहेंगे असिमिलेशन हो गया, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका पानी, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट थिंग जो उसमें बच गए थे वो सारे उसके लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वो निकाल रहा है, ये एनल स्फिंक्टर एनस को घेरे हुए रहता है, रेक्टम में इकट्ठा होता है वेस्ट मटेरियल्स, अनडाइजेस्टेड फूड जिसमें से पानी वगैरह को ऑब्जर्व कर लिया गया है, और फिर वो एनस के द्वारा कहाँ चला गया, बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें रेगुलेट एग्जिस्ट में रेगुलेट कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है इसको बाहर निकलने में, तो ये एनल स्फिंक्टर उसको हेल्प करता है एनस को कि वो सारे रेक्टम से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठा है, वेस्ट मटेरियल वहाँ इकट्ठा है, उसको बाहर निकाल दे। तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स कंप्लीट होता है यहाँ, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेस्पिरेशन। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रेस्पिरेशन। जब तक आप इसे पढ़ते रहिए, अगर कहीं कोई डाउट हो या कहीं
समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करें। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को इसका नोट्स भी मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।